ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा अपन पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। में है ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर पढ़ेंगे बॉन्टा फैक्टर। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे। पहली हेडिंग डालें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डाल दी हेडिंग। हाँ। लिखते जाना है यार, मजे लेके देखोगी ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है, हाथ चलाना पड़ता है। इसमें लिखो प्योर, प्योर लिक्विड। क्या बोल रहा हूँ लिखते जाओ। प्योर, लिखते जाओ फटाफट। प्योर लिक्विड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट when be mixed non-volatile solute solute in liquid, boiling point gets increase. It is called elevation of boiling point. Boiling point इसलिए हाँ सर, एक मिनट। हाँ, हो गया। तो इनका कहना है कि एक डब्बा है, इसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ है, पानी ले लेते हैं इसमें H2। इसको जब गर्म करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। पर जब इसमें मैं मिट्टी मिला देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मिट्टी मिला दी, तो इस मिट्टी को मिलाने के बाद अब मैं इसे गर्म करूंगा तो पहले जब पानी में जितनी वेपर बन रही थी, अब उससे कम वेपर बनेंगी। पहले ज्यादा वेपर बन रही थी, अब वेपर क्या हो जाएंगी, कम बनेंगी। अगर मिट्टी वाले पानी में वेपर कम बन रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर कम बनेगी, प्रेशर भी कम लगाएगी। अब मिट्टी वाले पानी को गर्म करने में मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो नॉ कोई भी सोल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग जो सोल्यूशन होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बस समझ में आई। हाँ सर। ठीक। अब एक ग्राफ बनाते हैं। टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ले सकती हूँ, और प्रेशर के बीच में वेपर प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा। यहाँ x1, x1 x2 ले सकते हैं, या y1 y2 ऐसे। अब देखना, अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर कर देता हूँ, ये किस में बदल जाएगा, गैस में। किसमें, गैस में। और अगर इसको मैं ठंडा करता हूँ तो किस में बदलेगा, लिक्विड में। तो अगर मैं देखूँ यहाँ मैंने हमारा टेम्परेचर मान लो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने यहाँ खींची एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गैस का नीचे मोल फ्रैक्शन। गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बाय। और अभी इसी लाइन को मैं जरा आगे कर देता हूँ,
ये किस लाइन पे आ गया, लिक्विड वाली लाइन पे आ गया, ये है लिक्विड वाली लाइन। अच्छा ये लिक्विड वाली लाइन है, ये ऊपर वाली गैस वाली लाइन है, तो ये बीच का क्या है, अगर बीच में अगर टेम्परेचर आ रहा है तो जो सोल्यूशन है वो लिक्विड भी होगा और क्या होगा, गैस भी होगा, क्या होगा, लिक्विड भी गैस भी। मान लो यहाँ का जो ये वाला यहाँ लेते हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर कोई भी सोल्यूशन 120 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ रहा है, मान लो 90 कहीं पे आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड भी है और गैस भी है, ऐसा समझो। ये 120 की लाइन, 120 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन। अब इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में। आवाज आ रही है, हाँ सर। ठीक। अब इसके नीचे मान लीजिए कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का अगर टेम्परेचर हो जाएगा उसका, तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। और अगर जो टेम्परेचर 120 और 80 के बीच में रहा, तो वो कैसा रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। जब भी आपको ऐसे डायग्राम दिखें तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके बीच में कुछ आ रहा है तो लिक्विड और गैस दोनों में, इसके ऊपर है तो गैस, इसके नीचे है तो liquid, ठीक है। और उसको यदि पलटा भी जा सकता है, पलट के भी बनाया जा सकता है, ऊपर लिक्विड नीचे गैस भी हो सकता है। बात समझ में आई, हाँ सर। ठीक। तो अगर ये 120 और 80 के बीच में आ रहा है कोई वो टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये है कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम। हमने बोला था ना इक्विलिब्रियम पर कंडेंसेशन वेपराइजेशन एक साथ होता है, बताया था। हाँ हाँ। तो इक्विलिब्रियम में कंडेंसेशन भी हो रहा और वेपराइजेशन भी हो रहा, मतलब सोल्यूशन जो है लिक्विड के फॉर्म में भी है और गैस वेपर के फॉर्म में भी है। लिक्विड वेपर दोनों है सोल्यूशन, इसका मतलब ये है समझ में, हाँ सर। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो प्रेशर जो है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। ये समझ में आया, यस सर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ बनाया, समझ में आया। हाँ तो अगर मैं बोलूं जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वेपर प्रेशर, ऐसा कुछ। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। पर अगर मेरे को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, इसके, ठीक। अच्छा ये हटा दो यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा तो प्रेशर भी बदलेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसा देखूं, हमने पढ़ा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000, ये पढ़ा है। ये मॉलिक्यूलर वेट और हाँ सर। 1000 ये कांस्टेंट है, ये बदलेंगे नहीं। और ये जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी के, स्मॉल एम लिखो, मोलैलिटी के। तो यहाँ देखो, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर, और प्रेशर डिपेंड करता है मोलैलिटी पर। तो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है मोलैलिटी, यही लिखा हुआ है हमने यहाँ। ये बात समझ में आई, हाँ सर आ गया है समझ। ठीक। आगे बढ़ा जाए, हाँ चलो।
अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो यहाँ लिखता हूँ डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू मोलैलिटी। केबी क्या है? केबी कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक। अच्छा, अगर मेरे को इस केबी की वैल्यू निकालनी है, केबी बराबर होता है, ये फार्मूला भी सीधा याद कर लो क्योंकि अभी मैं इसको निकालूंगा नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। एम ए आर टी जीरो स्क्वेयर। ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सलूट, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या फिर ये एल वेपराइजेशन मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या क्यूबी को ऐसा भी लिख सकते हो, एम ए मतलब सॉल्वेंट, आर टी जीरो स्क्वेयर। टी जीरो मतलब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अभी लिखा दे रहा हूँ उसको। और यहाँ लिख सकते हैं 1000 इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच किसका? वेपराइजेशन का। हो गया? आगे बढ़े। हाँ सर। अब हमने जो फार्मूला देखा है, के बी इक्वल टू एम ए आर टी जीरो स्क्वेयर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन एंथैल्पी है। अब इसमें जो एम ए है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है किसका? सॉल्वेंट का। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। और वैल्यू है 0.821, इतनी होती है 0.821 एटमा क्या होती है इसका? 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। टी जीरो क्या है? टी जीरो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सब्सटेंस का। और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। ठीक। आगे बढ़े। हाँ अगला हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें लिखो, देखो फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, ऐसा लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट लिखो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। द कंडीशन इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के लिक्विड वेपर प्रेशर से बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लिया? अब लिखो व्हेन बी मिक्स्ड, सेम लिखना, व्हेन बी मिक्स्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NBS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड
freezing point gets decreased. It is called depression of freezing point. देख लिया? अच्छा, इसका एक ग्राफ हाँ भी सर। बनेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का एक ग्राफ भी है, वो बुक में से देख के बना लेना। आगे बढ़े। हाँ तो एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो एक प्योर सॉल्वेंट है जिसमें कुछ मिलावट नहीं है। ये वेपर प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये इस टेम्परेचर पर ये क्या है, ए- आपका फ्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट मान लो ये 10 पे फ्रीज हो रहा है, तो ये है प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक सलूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सलूट। तो जब सलूट मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन बनने के बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। पहले इसका 10 था, अब कितना आ गया, 5 पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज। क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ से शो करते हैं। मान लो पहले ये टी था और ये फिर टीएफ माइनस हो गया, तो ये डेल्टा टीएफ हो गया। मतलब टी माइनस टीएफ। टी क्या है, इनिशियल, और ये मिलाने के बाद फाइनल। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी की, जैसे वहां हो रहा था ना वैसे सेम। और मोलैलिटी तो अगर हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, देखो ये आ जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ की वैल्यू होती है 1.86। कितनी होती है हाँ, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। और के बी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये जो के एफ है ये सेम के बी के जैसा निकलता है। कैसे, अभी जैसा बताया था। कैसा, एम ए आर टी जीरो स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। इसका अब वेपराइजेशन नहीं होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एच फ्रीजिंग से। टी जीरो की जगह आप टी एफ लिख सकती है, ये बेटर है। हो गया। हो गया सर। चल, अब ये डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से चीज समझते हैं। मान लो एक कंटेनर है और बीच में मैंने एक चीज लगा रखी है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है
जो सल्यूट के पार्टिकल को नहीं जाने देती और सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा सेलोफोन, पार्चमेंट पेपर, या कॉपर फेरोसाइनाइड। तो दोनों सोल्यूशन को मैं यहाँ भर देता हूँ, सोल्यूशन ए और बी। ये क्या है, ए वाला लो कंसंट्रेशन पर है और ये वाला हाई कंसंट्रेशन। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो लिक्विड को, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिक्विड को अलग अलग करके रखा जाता है, जो सोल्यूशन है लो कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ जाने लगता है। इस घटना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब ये ए से निकल के बी की तरफ जाएगा। पर इसमें एक चीज है, जब सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट इन ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट अप्लाई प्रेशर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लास में खत्म कर रहा हूँ, मुझे दीपांकर का फोन आ रहा है। ठीक। ठीक है सर।